लक्ष्मण राजपूत छात्रावास के विवाद को लेकर समाज से जुड़े अनुभवी रणजीत सिंह गेवड़ा ने छात्रावास को लेकर दिया अपना बड़ा बयान। डूंगरपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के अंतर्गत रामनवमी के दिन लक्ष्मण राजपूत छात्रावास में जमीन विवाद को लेकर रणजीत सिंह गेवड़ा ने समाज के साथ बीते करीब 30 साल के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि मैं जो भी बोलूँगा ईश्वर को साक्षी रखते हुए सही बोलूँगा। मेरे साथ पिछले 30 साल के अनुभवों को साझा करूँगा। छात्रावास किन परिस्थितियों में बना एवं अब तक की क्या है स्थिति, इन तमाम स्थितियों से रूबरू कराते हुए रणजीत सिंह गेवड़ा ने लक्ष्मण राजपूत छात्रावास के विवादित मुद्दे को लेकर अपना बड़ा बयान दिया है। आप इस विवाद के हर कड़ी को बहुत करीब से जानना चाहते हैं तो आखिर सुने, आखिर रणजीत सिंह गेवड़ा ने क्या कहा। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर बने रहें और देखें ये खबर। जिले के गणमान्य क्षत्रिय बंधु, जिले के गणमान्य क्षत्रिय बंधुओं, मैं आपके सामने भगवान एकलंगनाथ को साक्षी रखकर मैं छात्रावास के बारे में जो कुछ जानता हूं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूं, परंतु मेरे लंबे समय तक 30 साल की उम्र से समाज के साथ जुड़ने की वजह से स्वर्गीय बाबूजी नरपत सिंह जी गामड़ी, कुशाल सिंह जी संचिया, पृथ्वी सिंह जी गड़ा एकलंग जी, गुलाब सिंह जी कुआं, लक्ष्मण सिंह जी तंबोलिया, ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ मेरे को रहने का मौका मिला है और इनके द्वारा जो बताई गई बात है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा निष्पक्ष रूप से। ये नहीं कि मैं इस बात को भी आपके सामने रिपीट कर जाना चाह रहा हूं। मैं लंबे समय से इस प्रबंध कमेटी का सदस्य हूं। आदरणीय रतन सिंह जी साहब छेला ने मारावल साहब से निवेदन करके मुझे इस कार्यकारिणी में सम्मिलित किया। उस दिन से आज दिन तक मैं इस कार्यकारिणी का सदस्य हूं और जो चीजें समाज के सामने रखी, क्योंकि इसके बॉडी का सदस्य होने के साथ साथ मैं महामंत्री भी रहा, तो मैंने दोनों तरफ इस बातों को शेयर किया कि छात्रावास की क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए। वो सब चीजें मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। आपको मैं निवेदन कर दूं, छात्रावास की स्थापना राजपूत समाज के प्रयास से नहीं की गई। छात्रावास की स्थापना 1908 में महारावल साहब विजय सिंह जी के द्वारा तात्कालिक बिस्को बोर्डिंग के अंग्रेजी गवर्नर यहाँ रहते थे, वायसराय, जो इनका यह कहना था कि स्टेट में एक छात्रावास होना चाहिए और ऐसी स्थिति में उस अंग्रेज गवर्नर की याद में उनके नाम से बिस्को बोर्डिंग की स्थापना 1908 में आदरणीय महारावल साहब विजय सिंह जी द्वारा की गई और इस छात्रावास के अंदर पुराने व्यक्ति जो पृथ्वी सिंह जी, अमर सिंह जी साहब, ऐसे व्यक्ति उस छात्रावास में रहकर पढ़े। यह छात्रावास लंबे समय तक लक्ष्मण राजपूत छात्रावास लक्ष्मण ग्राउंड के उच्च कोर पर मित्र निवास बना हुआ है, उस मित्र निवास में चल रहा था। मित्र निवास में रहकर राजपूत व्यक्तियों ने अध्ययन अध्यापन किया। रियासत की तरफ से उनको पूरी सुविधा दी गई और छात्रावास को सार्वजनिक छात्रावास के रूप में बनाया गया। उस दिन लक्ष्मण राजपूत छात्रावास नहीं था, वो छात्रावास सार्वजनिक छात्रावास के रूप में छात्रावास को बनाया गया। जब यह छात्रावास कंप्लीट हो गया, चल रहा था, इस बीच में बड़े भाई साहब की बीकानेर शादी हो रही थी और बाहर से मेहमानों के पधारने की व्यवस्था थी। कहाँ ठहराया जाए, कहाँ किया जाए, इस सिलसिले में बिस्को बोर्डिंग को खाली कराया गया और ऐसे समय में रियासत के द्वारा जब्त किया हुआ सुथारों का मकान था पातेला में, तो वो बोर्डिंग के छात्र बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई, व्यवस्था में कोई कमी नहीं ली गई। भाई यहाँ ये ठहरेंगे तो आपको पातेला के अंदर शिफ्ट किया जाता है और ये छात्रावास पातेला में शिफ्ट किया गया, जो पुरानी राजपूत बोर्डिंग के नाम से अपन लोग जानते हैं, वहाँ पर ये छात्रावास शिफ्ट किया गया। लंबे समय तक वो छात्रावास वहाँ रहा। निगरानी राज परिवार की रही, कोई कमेटी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। उस दिन महारावल साहब इसके अध्यक्ष होते थे और वार्डन इसकी व्यवस्था देखता था और एक सचिव होता था और उस वार्डन का नियुक्ति भी राज परिवार की तरफ से उदयविलास से की जाती थी और इसका संचालन रहते राजपूत के अलावा। मैं आपको और बता दूं, गंभीर चंद जी वकील साहब जो जात के जैन थे, वो छात्रावास के वकील थे, वो छात्रावास के वार्डन रह चुके थे। इसके पश्चात लंबे समय तक रहे। अपने में से कोई बड़ा हुआ व्यक्ति वहां रहकर पढ़ा होगा, गजेंद्र सिंह जी गामड़ी वगैरह थे उस समय, अगर ये रहकर वहां पढ़े हो। उस बाद इस छात्रावास को 1969 के अंदर
तात्कालिक वार्डन लक्ष्मण सिंह जी वर्धा ने 1969 में लाके यहाँ बोर्डिंग को शिफ्ट किया। इस बीच में यहाँ बोर्डिंग कैसे आई? तात्कालिक महारावल साहब एवं को ठाकुर साहब संग्राम सिंह जी पीठ और दीवान साहब वीरभद्र सिंह जी दोनों ने महारावल साहब से अर्ज की कि छात्रावास एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए और एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको जमीन चाहिए। दीवान साहबों के प्रयासों से, दीवान साहब वीरभद्र सिंह जी के प्रयासों से अभी जो बोर्डिंग है उसको 7 अमूल्यों के नाम से जाना जाता था। जो जमीन पड़ी है वो 7 अमूल्यों के नाम से जाना जाता था। आदरणीय महारावल साहब ने ये फरमाया कि आप जितनी जमीन चाहिए इतनी रख लो। बाबूजी संग्राम सिंह जी और दीवान साहब की मेहरबानी से ये जमीन एक्वायर्ड की गई और जमीन एक्वायर्ड करने के बाद इस पर भवन बढ़ाने की कार्रवाई शुरू करने के पहले राज्य के द्वारा पट्टा जारी किया गया। तात्कालिक गवर्नमेंट जो डूंगरपुर रियासत सरकार थी उस सरकार के द्वारा पट्टा जारी किया गया और वो पट्टे पर दीवान साहब के हस्ताक्षर करके पट्टा निकाल ये राजपूत समाज को दिया और राजपूत समाज अपना भवन बनाए। कोई कह रहा है कि हमने ये कर दिया होगा, ये कुछ भी दीवान साहब की मेहरबानी थी और किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी। उस समय तात्कालिक गुमान सिंह जी करेलिया जो वार्डन बनाए गए और पैसा इकट्ठा किया गया। मैं आपको आदरणीय स्वर्गीय कुशाल सिंह जी द्वारा बताई बात बता रहा हूं कि 11,000 रुपया पूरे राजपूत समाज का आया है। किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया और जितने भी कर्मचारी थे राजपूत समाज के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों का पैसा था और बाकी ने को अनाज दिया, उसको बेचकर पैसे लिए। किस तरह से पूरे जिले का पैसा आया है और 11,000 रुपया हुआ। 11,000 रुपया इकट्ठा करने के बाद महारावल साहब निवेदन किया कि हमने ये रुपया इकट्ठा किया, राज परिवार से भी हमें चंदा दिया जाए। 11,000 रुपया राज परिवार से चंदा दिया गया और जब 22,000 रुपया हो गया तो इससे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो दीवान साहब, बाबूजी सज्जन सिंह जी बनकोड़ा और गणमान्य उस दिन व्यक्ति थे, इन सभी व्यक्तियों ने हजूर साहब से निवेदन किया कि मित्र निवास आपने क्रिश्चियनों को दिया है और उसकी लागत का 26,000 रुपया मिला है। दीवान साहब ने हजूर को अर्ज किया कि ये 26,000 रुपया आप राजपूत कोष को दे दो। 26,000 रुपया वो भी इन्होंने वहां दे दिया। इस प्रकार से 48,000 रुपया इकट्ठा हुआ और इन 48,000 रुपयों से लोहे वाला बोरा करके था उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया और ठेका देने के पश्चात इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। और वो बिल्डिंग का निर्माण आप सभी लोगों ने देखा होगा, नीचे वाला टीन सेट और बीच वाला हॉल, वो उस इतने पैसों से इतना ही निर्माण हो सका। परकोटा अच्छा बन गया था। और इसके पश्चात 1969 में आने के पहले ऑल डिपो इसमें था, फूड कॉर्पोरेशन का ऑफिस इसमें था और बोर्डिंग की आय होती थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पतलासा की जो आय थी, स्टेट के जमा से जो पतलासा का जो राशि जमा होती थी वो छात्रावास के कोष में जमा होती थी। वो माफी करेगी, वो छात्रावास को दी। इसलिए शिक्षा के नाम पर माफी करके ये छात्रावास के नाम कोष में गया। इनका पैसा और आय 4,728 रुपया देश आजाद होने के बाद हजूर साहब ने जिस प्रकार से हम राजपूतों को नेहरू बाउंड्स मिले, मुआवजा मिला, इस प्रकार का वो पैसा जो पतलासा का था वो पूरा पैसा छात्रावास में गया और छात्रावास में कुछ राशि इकट्ठी होने के बाद उस राशि से छात्रावास चल रहा था, पूरा हो नहीं रहा था। 4,000 से लाइट, नल का बिल का व्यवस्था बच्चों को। और इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे गरीब परिवार के थे, पढ़ने की समझे, उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की गई, जिसको उस टाइम वजीफा कहते थे। वजीफा देने की व्यवस्था की गई और वो वजीफा राज परिवार से दिया जाता था। और वजीफा तय करने के लिए राज परिवार वहां नहीं आता था। सज्जन सिंह जी पीठ, रूप सिंह जी, सज्जन सिंह बाबूजी बना नहीं, सज्जन सिंह एसडीआई साहब पीठ, एसडीआई साहब सज्जन सिंह जी, रूप सिंह जी देवला वाले थे। डूंगरपुर में जो सर्विस करके हेडक्वार्टर पे जो व्यक्ति रहते थे उनको वार्डन साहब बुलाते थे और प्रत्येक बच्चे के पारिवारिक जानकारी प्राप्त करते थे। और पारिवारिक जानकारी प्राप्त करने के बाद इन बच्चों को यदि स्कॉलरशिप की राशि दी जाए वो उसके अध्ययन में सुविधा रहेगी, तो ये 10 रुपया 20 रुपया स्कॉलरशिप दी जाती थी। और उस दिन खाने पीने का खर्चा भी 10 12 रुपया 8 रुपया 9 रुपया ही बैठता था। तो ऐसी स्थिति में ये छात्रावास वहां गया। फिर बाद में कॉल डिपो की राशि आई, कॉल डिपो का पैसा आता था, उसका पैसा आता था, फूड कॉर्पोरेशन वाला, और ये छात्रावास चलता रहा। इस बीच में गेहुआड़ा के मान सिंह जी वार्डन बने और इन्होंने
अभी वर्तमान महाराज साहब से निवेदन किया कि भाई अपन वो इन्होंने मान सिंह जी को यहाँ वार्डन रखा था इन्होंने, और वार्डन रखने के बाद कहा हम कुछ बोर्डिंग की आय बढ़ाएं, और आय बढ़ाने के लिए दुकान बढ़ाने की बात आई। तो ये दुकानें बढ़ाई तो मान सिंह जी ने ये सोचा कि इतना खर्च करके राजपूत समाज के लोग तो अभी बढ़ाने के लिए तैयार है नहीं, और कब बढ़ाएंगे। तो उन्होंने आम विज्ञप्ति जारी करके बाजार के लोगों को कुछ जमीन का, तो वो इसमें गुलाबचंद जी सेठ, प्रियकांत जी पंड्या, भाग्यदो वाले, ऐसे कुछ व्यक्तियों ने 6-7 दुकानें ली, और लेने के बाद गाँव एक आंदोलन चला कि महाराज साहब ने बोर्डिंग बेच दिए, महाराज साहब ने बोर्डिंग बेच दिए, और ये जैनियों को दे दिया, इनको दे दिया। तो उसके लिए पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, और पूरे जिले के अंदर करने के बाद कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुशाल सिंह जी को वादी बनाया गया, शंभू सिंह जी मांडव को वादी बनाया गया, और मुकदमा चला। कुछ समय बाद मुकदमे के दरमियान उन लोगों, कुशाल सिंह जी वगैरह का कोई दोष नहीं, ऐसा एनवायरमेंट करने वाले व्यक्ति थे, और कुशाल सिंह जी को आगे किया। और उस समय ये बिल्डिंग जब बनी तो महाराज साहब के पास आए स्वर्गीय ठाकुर साहब मोहम्मद सिंह जी बिछीवाड़ा। आपने हजूर साहब से निवेदन की, आदरणीय डॉक्टर साहब नागेंद्र सिंह जी, महाराज नागेंद्र सिंह जी करौली, उनको वहाँ पधारना हुआ। सबके बाद भी बीकानेर भाई साहब के पधारना का हुआ, वाकानेर वाले भाई साहब का पधारना हुआ, और महाराज साहब से निवेदन किया कि आप क्यों जिद कर रहे हो, ये बोर्डिंग की दुकानें अगर राजपूत बढ़ाते हो तो इनको बढ़ाने के लिए दे दो। तो फिर बात आई, इन्होंने कहा भाई ये दे तो दे, पर इन्होंने तो भरा है, इसका खर्चा कौन देगा यूं। तो जो बोर्डिंग अलॉट करोगे, जो दुकानें बोर्डिंग की दुकानें जो अलॉट करोगे, वो उसका खर्चा वहन करेंगे, और आप इनको दे दो। महाराज साहब ने सहज इसको दे दिया। मैं खुद इस समझौता वार्ता में मौजूद था। उस ये 88 की बात है, समझौता वार्ता में कि भाई इन्होंने कहा अब मेरे पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और आप लोग इस छात्रावास का संचालन करो, और आपको दिया। बात खत्म हो गई। सब होने के बाद सभी राजपूत अभी जो विरोध कर रहे हैं, इनको मैं निवेदन करना चाहूँ, सभी राजपूतों ने मिलकर महाराज साहब से निवेदन किया कि हमारे अध्यक्ष कुंवर साहब ही होंगे। महाराज उस टाइम तात्कालिक महाराज साहब महाराज कुंवर साहब थे, हमारे अध्यक्ष तो महाराज कुंवर साहब ही होंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको रजत परिवार को इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, हमको किसी तरह से बार बार तो आप लोग हमको अपमानित करोगे, हमारे इस वैरी में आना ही नहीं है यूँ। और सभी राजपूतों ने महाराज साहब की हाथाजोड़ी की, और ये निवेदन किया कि नहीं, अध्यक्ष तो हमारे महाराज कुंवर साहब ही होंगे, और महाराज कुंवर साहब को अध्यक्ष बनाया। 10 आदमियों की कमेटी बनाई, और वो कमेटी काम किया। बोर्डिंग की दुकानों का जो कंपनसेशन था उनको वापस जमा कर दे दिया। और फिर इन्होंने उस दिन, आपको मालूम हो तो, बोर्डिंग हाउस में नेहरू केंद्र का कार्यालय चलता था, और इस नेहरू केंद्र के कार्यालय के अंदर आदरणीय महाराज साहब स्वयं पधारे, एप्लीकेशन ली। सबसे कहा गया भाई जो भी दुकान लेना चाहे। इस बीच में 14 मार्च 1989 को आशापुरा में अधिवेशन हुआ, तो अधिवेशन में विज्ञप्ति जारी की कि कोई भी व्यक्ति यदि दुकान लेना चाहे तो एप्लीकेशन दे दे। उस दिन दुकान बनाना, दुकान लेना बहुत कठिन काम समझते थे लोगों ने, और नहीं ली, क्योंकि इसमें एक शर्त थी कि जो दुकान लेगा वो दुकान को चलाएगा। और कर्मचारी लोग कभी ये नहीं सोचा था कि दुकानें लेकर सबलेट कर देंगे और किसी को ले लेंगे। तो बहुत सारे पैसे वैसे व्यक्ति थे, इनका नंबर किसी का नहीं आता, परंतु गरीब राजपूत जो दुकान करना चाहे उसके लिए ये व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में 24 दुकानें अलॉट की, 7 दुकानें पहले बनी, धीरे धीरे ये हो गया। और इनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि भाई जितना भी पैसा आप लगाओगे उसका आधा आपके लागत पेटे कटेगा, और आधा आपको छात्रावास के बच्चों के लिए जमा करना पड़ेगा, हॉस्टल व्यवस्था के लिए। उन लोगों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद ये दुकानें चली। पहले 150 रुपया किराया तय किया, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक 150 रुपया ही रहा, कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया। उस बीच में ठाकुर साहब ठाकड़ा को अध्यक्ष बनाए छात्रावास के, और ठाकुर साहब को कहा भाई ये इतना सारा पैसा कैसे होगा। इन्होंने सभी दुकान वालों को बुलाए, बुलाने के बाद कहा भाई कुछ किराया बढ़ाओ, और हमारे इन्होंने कुछ किराया बढ़ाया, और किराया बढ़ाने के बाद फिर दुकानें चली। अब इस बीच में लंबा समय तक फिर किराया नहीं बढ़ाया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वापस इकट्ठे हो गए, और वापस इकट्ठे होने के बाद 2000 रुपया किराया तय किया, यदि आपको लेना हो तो रखो, नहीं तो खाली कर दो। तो ये 2000 रुपया किराया किया, और उस दिन एग्रीमेंट की हमने
कि हर 3 साल के अंदर 10% किराए में वृद्धि की जाएगी। और उस दिन से ये दुकानें 10% के हिसाब से चलती रही। आज ये दुकानें जो हैं 2600 रुपया 2640 रुपया प्रति माह किराया का ले रहे हैं। और ये भोरिया इसका भी किराया अलग से है। ये बात और बता दूं, ये लोग इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि किराए की राशि उधेला जाती है। मैंने बाकायदा उसका विजिट निरीक्षण किया है, देखा है, और हर बार रसीद को जो है वार्डन रसीद काटता है। राजपूत कोष में इसका पैसा, जो हमारे छात्रावास का जो कोष है वो राजपूत कोष के नाम से था, उस कोष में जमा होता है। और हर 2 साल के अंदर जब राशि कम थी, हर 2 साल में सीए से ऑडिट कराते, ऑडिट होता है और ऑडिट के द्वारा ये राशि मतलब ये सब वेरिफिकेशन होता है। इस बीच में नीचे वाला भाग जो पीने स्कूल की तरफ है उसका भी कुछ निर्माण कार्य किया जाए, इस पर चर्चा हुई। 29 दुकानें नीचे वाले भाग में की गई और उन दुकानों का प्रत्येक जो लॉटरी सिस्टम से कुछ व्यक्तियों को जो हजूर साहब ने कहा इनको दे दें और दुकानें अलॉट की एप्लीकेशनों के आधार पर। और इसका एक एक दुकान निर्माण के अंदर 80-80 रुपया डिपॉजिट लिया है। ये जो दुकान ये क्या डिपॉजिट लिया है और डिपॉजिट लेने के बाद इनका किराया तय किया है और किराया इनको जमा कराना है। और जब भी अगर दुकान खाली करानी पड़े तो डिपॉजिट आपको वापस दे देंगे। ऊपर वाली दुकानों का भी 3-3 हज़ार रुपया डिपॉजिट है। जो कुछ बात सत्य है वो है, 3-3 हज़ार रुपया डिपॉजिट है। और इनका असेसमेंट करा दिया है। 1991 की बीएसआर से असेसमेंट कराने के बाद ये निर्णय किया है कि वीरेंद्र सिंह जी मनकोड़ा यहाँ विराजे होंगे, इनके द्वारा माध्यम से इन दुकानों की लागत 1991 के बीएसआर से एक दुकान की लागत 35,000 रुपया तय हुई। एक दुकान बढ़ाने में 35,000 रुपया व्यय हुआ। महाराज साहब ने कहा 5,000 और बढ़ा दो, इन्होंने विरोध किया 5,000 और बढ़ा दो। फिर हमने कहा चलो इस दुकान की लागत हजूर साहब ने लास्ट रुपया लो 55,000 मान लो, और 55,000 रुपया मानकर इन दुकानों को इनको दी। और फिर कहा कि आपने कितना पैसा जमा कराया और कितना पैसा आपका बनता है। और उस दिन से इनका विरोध शुरू हुआ, क्योंकि किसी के 75,000 35,000 55 का 75,000 रुपया जमा इनके पास था, किसी के 65,000 था। तो उस तात्कालिक कमेटी ने, आप कह रहे कमेटी भ्रष्ट बड़ा करिए, कमेटी ने फिर इनसे रिकवरी की है। रिकॉर्ड में रसीद कटी हुई है कि भाई आपने 55,000 के बजाय आपने 75,000 तक ले लिए, आप वापस जमा कराओ। और डिफरेंट स्टेटमेंट की राशि वापस लेकर कोष में जमा की है। वो यूँ कहता है कि साहब किस तरह से ये कोष, जैसे 55,000 हो गया, इसके बाद की राशि जो आपके पास आधा किराया आपके पास आई है वो गलत आ गई है, आपको वापस जमा करानी पड़ेगी। उनसे वापस लिया है और जैसे पैसा वापस लिया उस दिन से इनको दिमाग में आया कि ये तो सब हमको वापस ले रहे हैं, हमारे तो रकमें बेच दी, हमने क्या किया वैसे किया, किस तरह से हमने बढ़ाई है। उस दिन से इनकी नाराजगी शुरू हो गई। तो आपको बता दूं हमने इस तरह से किया है। नीचे वाले ये जो अभी वर्तमान में जो कमरे हैं वो कमरे बाबूजी मोहन पाल सिंह ठगेड़ा ने शिलान्यास करने के बाद 5 साल तक पड़े रहे, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये इस तरह से पैसा इन कमरों को वापस माजी महाराज कुंवर साहब के और उस टाइम यूरानी साहब ने भी संचालन को संभाल लिया था, मिलकर ये कमरे बनाए। दोनों साइडों वाले जो बड़ा हॉल था इनके साइडों के दोनों हॉल बनाए। इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन जो किराया चल रहा था वहाँ कई सारी पैसा ऊपर वाला भाग लाइब्रेरी बनाई थी, इसको गिरा देने के बाद ये ऊपर वाला कार्यालय फिर बनाया। हजूर साहब ने यहाँ तक फरमाया आप फिर अंदर घुसने नहीं देने की बात करें। हजूर साहब ने तो यहाँ तक फरमाया कि ऊपर 4 कमरे बनाए जाए। बाबूजी पीठ गवाही है, कोई भी हॉस्पिटल में जाएगा, कोई कार्यालय में जाएगा, किसी काम से आएगा और यदि रात को घर वापस नहीं जा सकता है तो उन कमरों में ठहरेगा। लैट बाथरूम बनाए, कार्यकारिणी के सभी सदस्य बैठे हुए हैं, इनके हस्ताक्षर है और ये कहा है कि किसी को अंदर घुसने नहीं देते। ये बात तो नहीं, या रात को ठहरेगा, ये व्यवस्था की थी। परंतु विरोधाभास इस तरह से बन गया, चेन्नई कोई आता नहीं है। अब ये बात रही कि कोई लोगों को आजकल सबके पास साधन हो गए, कोई रुकना नहीं चाहे, कोई रहना नहीं चाहे, तो जबरदस्ती से किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये सब कंप्लीट कार्रवाई की। नीचे वाले हॉल थे, इनका नीचे वालों किराया दुकानों का किराया किया। आज की तारीख में छात्रावास में भंगारी, मुश्ताक, अग्रवाल और राजू भाई, इन्होंने कहा हमने हजूर साहब को आके निवेदन किया कि अब इनकी वजह से आपको मालूम है जब भी डूंगरपुर में किसी प्रकार का कोई विवाद होता था तो वो भंगारी को आग लगा दी थी।
और डूंगरपुर में बोर्डिंग में आग जनी के पूरे पत्र पत्रिकाओं में समझाता था। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से दूसरा निवेदन किया कि इनको खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समाज की बदनामी होती है। तो हजूर साहब ने मेरे को, रणजीत सिंह तेरी इच्छा हो तो अपने बैठ के तुम बात कर खाली करो, मेरे पास आएंगे, मैं कह दूंगा तो मेरी कमेटी जो करेगा वो सही है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमने जब बंगाली को बुलाया मुश्ताक को, भाई ये खाली कर दिया, उसने कहा मुझे 36 वर्ष से मैं रह रहा हूँ, नहीं खाली करो तो क्या कर सकते हो आप? क्योंकि ये तेरी धमकी तो रहने दे, हम तो हजूर साहब के आशीर्वाद से तू रह रहा था, अब हजूर साहब ने हमको कह दिया कि आपको पूरा अधिकार है, खाली करा दो, आप 8 दिन के अंदर खाली कर दो वरना ठीक नहीं है। तो मुश्ताक घुमा कर वापस आया और भूपेंद्र सिंह की गवाही है। मुश्ताक ने कहा मुझे 1 महीने का समय दो, क्योंकि 1 महीना नहीं 2 महीना, आप 2 महीने के अंदर खाली कर। ये सब आगे डी आज तक हमने ऐसा कर दिया, इसको हटा दिया, नीचे को हटा दिया, किसी ने कुछ नहीं हटाया। प्रबंध कमेटी की और महाराज साहब के मार्गदर्शन में ये सब काम हुए हैं। अब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद प्रताप जयंती आई और प्रताप जयंती के अंदर आपको ये बात सबको विदित है, भाई ये कहा गया रिटर्न में लिख कर आप दो और आपको अगर कोई भी कार्यक्रम करो, किसी को मनाही नहीं है, हम लिख के नहीं देंगे। आपको बीच में एक बात और बता दूं, उछाल सिंह जी और महाराज साहब के बीच में और हमारे कार्यकारिणी के बीच में, बाबूजी गामड़ी भी थे, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई और महाराज साहब ने कहा कि ये दुकान मतलब बोर्डिंग में आप बैठक नहीं करोगे। तो हमने रामबोला मठ में बैठक की, कभी विरोधाभास की वाली बात नहीं गई। 1-2 मीटिंग करने के बाद तय हुआ कि भाई आपको आना है तो तय कराओ। फिर मैं ये कहा हम पूछने जाएंगे, मैं पूछने जाता, मैं महामंत्री हूँ, मैं वहाँ पूछने गया, महाराज साहब ने कहा करो बैठक। अब कभी तो क्रोध में अगर किसी व्यवस्था से कुछ बात कही है, उसी बात को अगर पकड़ के बैठ जाओ। उस प्रताप जयंती के अंदर ये सब पधारे हुए थे और नहीं करने दे। मैंने आदरणीय महाराज कौन से फरमाया कि इनको अलाउ करना पड़ेगा, लिख के कौन दे, मैं वो कार्यकारिणी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ, पूर्व का सदस्य हूँ, मैं लिख के देता हूँ। महाराज कुमार साहब ने युवरानी शरण का अगर आप लिख के देते हो तो खोल देते, और मैंने लिख के दिया, उसी टाइम खोल दिया। जब महाराज कुमार साहब युवरानी साहब माउंट आबू बिराज रहे थे और वो सैनिक का श्रद्धांजलि समारोह रखा महेंद्र सिंह जी का, उस दिन भी हम तो नहीं पूछेंगे, तो मैंने युवराज साहब से निवेदन किया कि अगर आप उसको आज नहीं घुसने दोगे, भारत सरकार तो इतना सम्मान देती है सैनिकों ने, आपने ये किया तो आप ठीक समझते हो तो खोल दो। आपने उसी टाइम बोलो, निवेदन करने से क्या काम नहीं होता वो बात नहीं की, नहीं तो हम कैसे नहीं खोलने देते, हम ताले तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ये भी हम भी तो कह सकते थे, पर हमने कभी ये बात नहीं कही और वो खोल दिया और वो कार्यक्रम हुआ। मेरे कहने का मतलब यह कि छात्रावास में हमेशा टकराव की नीति को रोकने का प्रयास किया, छात्रावास में समाज हित में कार्य करने की। आज जो बिल्डिंग की जो स्थिति है, ये युवरानी साहब और युवराज साहब ने अपने हाथ में लेने के बाद सुधारी है। और वार्डन का जहां तक प्रश्न है, पहले भी हम इस प्रक्रिया में वार्डन को हटा दिया जाए, परंतु किसको लगा दिया जाए, फिर वापस इस तरह से लगा देंगे तो फिर वही विवाद की बात आएगी, इसको लगा दिया इसको। तो युवरानी साहब ने ये फरमाया कि अपनी विज्ञप्ति जारी कर दे और आप कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठ जाओ और उससे इंटरव्यू ले लो, और इंटरव्यू लेने के बाद उसको और आवासीय पूर्ण सुविधा देते हुए उसको जो भी उचित मानदेय होगा देंगे और उससे काम लेंगे। ये बात पहले से चली आ रही है। अब इस तरह से विरोधाभास करके इसका एनवायरनमेंट बढ़ाना कोई न्याय संगत नहीं है, और इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि छात्रावास राजपूत समाज का था, है और रहेगा। आप क्या उदय विलास में इतनी कमी आ गई कि छात्रावास को बेचेंगे ही पूरा होगा? आप मनन करिए, चिंतन करिए। अगर क्या हो, आज की तारीख में आप इतने होशियार आज हो गए हो, उस समय बाबूजी सज्जन सिंह जी के टाइम से और उस समय ये खाली कर दो, उस दिन किसकी ताकत थी कि उसको मत खाली करो जो कहता है, परंतु कभी ऐसा नहीं किया है। परंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इसको हाईजैक कर लिया गया है। आप सभी लोग संभ्रांत व्यक्ति है, गणमान्य है, आपने पूरी राजपूत समाज की सभी चीजों की आपको जानकारी है, तो उस बात पर क्या करना है? चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मैं भी चुनाव लड़ा, मैं भी उदय विलास आता जाता तो भी चुनाव लड़ा। मेरे को कभी उदय विलास वालों ने ये नहीं कहा कि तुम चुनाव मत लड़ो। ठीक है, अगर लोगों ने मेरे को समर्थन नहीं किया तो नहीं किया। आज मैं इस बात को साहब मैं समर्थन नहीं किया इसलिए मैं उदय विलास नहीं आऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा, इससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जवाहरलाल एक बोक भागी जाता और एक हाथों रहता तो फर्क पड़ जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन ने समाज हित में सोचने की बात है, व्यक्तिगत हित की बात नहीं है। और आप सभी संभ्रांत विराजे हुए, छात्रावास राजपूत समाज के नाम से दिया गया है, पट्टा भी राजपूत कोष के नाम से। एक दूसरी बात में और आपको निवेदन कर दूं, पिछले 2 दिन से मेरे को किसी से दूरभाष पर बात हुई
और ये कहा कि छात्रावास लक्ष्मण देव निधि ट्रस्ट में चला गया है। गलत चीज का उम्र न करें। लक्ष्मण देव निधि ट्रस्ट अपना में एक अलग संस्था है जिसमें लक्ष्मण देवस्थान लक्ष्मण देवस्थान वो अलग संस्था है जिसके सदस्य अलग हैं। और ये क्यों करना पड़ा? आपको मालूम है 1992 के अंदर राजपूत से कमेटी ने कुछ व्यक्तियों द्वारा छात्रावास के अंदर बैठक करके एक नई कार्यकारिणी बनी, पैरेलल कार्यकारिणी बना दी। उस पैरेलल कार्यकारिणी ने बार बार डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और अखबारबाजी करनी शुरू की, वागड़दूत में कुछ प्रकाशन किया और उस वजह को लेकर महाराज साहब ने स्वयंवाद प्रस्तुत किया है। और स्वयंवाद प्रस्तुत करने के बाद ये निर्णय हुआ है कि ये ट्रस्ट है। और ट्रस्ट बनाते वक्त भी कह रहे हैं, आज कह रहे हैं ट्रस्ट 1992 में बनाए, 55 पॉइंट है कुछ जिसका तारीख है, 92 की तारीख है, 92 में ट्रस्ट बना। और ट्रस्ट बढ़ाने के बाद विज्ञप्ति जारी हुई है वागड़दूत में। उस दिन लोकल अखबार वागड़दूत था, उसमें ये ट्रस्ट और किसी को आपत्ति हो तो पेश करे। और उसमें उस ट्रस्ट सदस्य के रूप में जिले के गणमान्य राजपूत थे, भारत सिंह जी डिप्टी साहब थे, पाल सिंह जी नौलेवाड़ा थे, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो आप सभी लोग जानते हैं उनको, और इनकी पर किसी तरह की कोई शंका नहीं की जा सके। वो सब उसी सलाहकार समिति के अंदर थे। और ट्रस्ट में 16 ट्रस्टी के रूप में आदरणीय महाराज साहब को स्वीकार किया गया है। महाराज साहब 16 ट्रस्टी होंगे और ये इनके सलाहकार होंगे। इस प्रकार का ट्रस्ट बना हुआ है और ये संपत्ति ट्रस्ट के अंदर है। ट्रस्ट की संपत्ति न तो बेची जाती है न ली जाती है, ट्रस्टी केवल व्यवस्था की जा सकती है। उस फैसले में ये लिखा है, यदि आपको फैसले की कॉपी कहीं मिले, नहीं पढ़ना चाहें तो दिलास में भी है और आपको मिलेगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये 16 ट्रस्ट है और ट्रस्ट में कोई शिकायत हो, कोई आपत्ति हो तो ट्रस्ट की धारा 38, 39 और 40 के अंतर्गत आप देवस्थान में कोई बात प्रस्तुत कर सकते हो। 38, 39 में क्या है? ट्रस्ट की व्यवस्था में कोई कमी है, संचालन में कोई व्यवस्था सही नहीं है, तो आप इसके बारे में ट्रस्ट की शिकायत कर सकते हो। तो आप 19 धारा 38, 39 और 40 के तहत कोई भी कार्रवाई करना चाहो तो आप करिए, किसी ने ना कहा। पर आप पैरेलल एक कमेटी खड़ी करके फिर बाद में कहोगे हमको दे दो, ये क्या न्याय संगत है? इस पर आपको सोचना है। दूसरी बात ये, जो लोग ट्रस्टी के रूप में, जो कार्यकारिणी के रूप में जो आगे आ रहे हैं, क्या अभी वीरवीर सिंह जी ने जो बात कही, मैं बोल रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं कितना विश्वसनीय हूँ आप समाज जानता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कितना विश्वसनीय व्यक्ति हूँ, उस विश्वसनीय का प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस आदमी में किस तरह की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम राइट हो गए गलत हो, पर दुनिया अपने आप के मूल्यांकन करने से बड़े नहीं हो जाते। आपका मूल्यांकन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की आपके प्रति क्या व्यू है, उस बारे में सोचने की जरूरत है। आज आप आपके पूरक का इतिहास मैं आपको बोलेंगा 1908 से लेकर 1923 115 वर्ष की बात बता रहा हूं। उस 15 वर्ष के दरमियान क्या क्या उतार चढ़ाव हुए वो आपके सामने है। तो क्या मैं आज 65 साल 66 साल का हो गया, मेरे बारे में डूंगरपुर के जिले के लोग नहीं जानते कि मैं कैसा व्यक्ति हूं? तो आपके बारे में स्वयं मूल्यांकन करिए और इसके बाद बात प्रस्तुत करिए। आप जो कार्यक्रम में अभी उपस्थित हो रहे हैं, जा रहे हैं, कितने विश्वसनीय, बदले की भावना अलग चीज है, काम अलग चीज है। आप और मेरे को विरोधाभास हो सकता है। मेरे को चुनाव में महाराज कौर साहब ने समर्थन नहीं किया तो मेरा इसका मतलब ये नहीं मैं महाराज कौर साहब के अच्छे बातों का विरोध करूं। ये इनकी सोच है कि मेरे को इन्होंने काबिल समझा, उसको काबिल समझा, कि किसको क्या समझा। परंतु हम किसी बात को, मेरा काम नहीं हुआ, मेरे काम में तकलीफ पड़ रही है, मेरी दुकान खाली करा दी, और वो दुकान खाली हुआ भी बात बता दूं हमको। ये दुकान 1 नंबर की दुकान करण सिंह पिता लक्ष्मण सिंह साबली के नाम से अलॉटमेंट थी, ऊपर वाली दुकान। उसमें प्रावधान के मुताबिक सब किराएदार नहीं रख सकते हैं और इन्होंने अपने ऊपर इसे कंट्रोल जारी किए। तो कोर्ट में प्रबंध कमेटी ने बात प्रस्तुत किया और प्रबंध कमेटी ने कोर्ट के बाद के भाई आपको सबलेट करने का अधिकार नहीं है तो आप दुकान खाली करिए और दुकान खाली कराइए। ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, लंबे समय से केस चला हो और केस चलने के बाद दुकान खाली हुई है। तो ऐसी स्थिति में कि छोटी छोटी बातों को लेकर समाज को गुमराह न करें। छात्रावास राजपूत समाज का है, था और रहेगा। अब उसको आप लोगों को सोचना है कि ये आह्वान करेगा छात्रावास बचाओ। छात्रावास कहाँ चला गया तो बचाना है, किसने ले लिया तो बचाना है, कौन इस पर काबिल हो गया तो बचाना है। ये आपको मनन और चिंतन करना है। आपको ये नहीं करना भाई छात्रावास को किस तरह से बचाना है, कैसे बचाना है, उस पर क्या आपत्ति हो गई है, क्या दूसरी जाति के लोग कब्जा करके ऊपर बैठ गए, क्या उसको हटाना है,
जैसे अभी बोल सिंह जी बिराज है मेरे बांसवाड़ा के अंदर है, तो वहाँ मैं बांसवाड़ा रहकर भी पढ़ा हूँ। उस हॉस्टल के अंदर जोशी मोटर्स वाला इन सभी लोगों को दूसरे जगह खाली नहीं कर दिया, किराया नहीं बढ़ाया, आप सभी लोगों ने उसकी छत तोड़ दी। ऐसी यहाँ पर तो डूंगरपुर में नहीं है कि, और उन्होंने वापस कब्जा ले लिया। तो कब्जा किससे लिया जा सकता है? जो दूसरे हों, गैर कम्युनिटी के हों, दूसरे लोग घुस गए हो, कोई परेशानी हुई तो अपन कब्जे की बात करें या लेने देने की बात करें। अपना ही ऐसी कोई नौबत नहीं थी, ना है और ना ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। मैं जो कुछ जानता है आपके सामने प्रस्तुत किया। आप चिंतन करिए, मनन करिए और महाराज कुंवर साहब को सही राय दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। जय छात्र धर्म। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक